उपस्थित सभी सम्मानित सज्जन, देवी और सज्जनों, मैं समझ रहा हूँ कि समय बहुत हो गया है, आप काफ़ी थक भी गए हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जींद का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और इतना अच्छा कार्यक्रम जो अधिवक्ताओं ने इस विषय को लिया है पर्यावरण का, तो मैं इससे अब निश्चिंत हूँ कि पर्यावरण की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। जिस चीज को एडवोकेट्स ले लें उस प्रॉब्लम को टैकल करना कोई मुश्किल नहीं होता। एडवोकेट्स के लिए किसी प्रॉब्लम को टैकल करना मुश्किल नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये ठीक है कि ये एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है और सीरियस प्रॉब्लम है। आपने श्री MP जैन जी ने शिष्टाचार के नाते मेरे बारे में जो कहा उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मैंने काम नहीं किया जो बहुत बड़ा काम हो। मुझे ये गर्व है कि मैं इस स्थान से यहाँ रहा हूँ, यहाँ बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं और जो उसके कारण से मैं बहुत लाभान्वित भी हुआ हूँ। आपने इतनी बड़ी सभा में इस विषय के बारे में मेरा कुछ कहना बहुत आवश्यक भी नहीं है, और आप मेरे से पहले 4-5 स्पीकर्स बोल चुके हैं। तो सब बातें आपने बड़े विस्तार से उनका वर्णन भी किया। मैं एक फॉर्मेलिटी के नाते कुछ 2-3 बातें आपके सामने जरूर रखूंगा और आपसे कुछ आह्वान भी करूंगा एडवोकेट से, इस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी आपने जो रखा है एनवायरमेंटल लॉ एंड यूथ पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा विषय है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको फॉर्मुलेट किया है और बड़ी संख्या में पूरे डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने जैसा बताया कि विश्व स्तर पे 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने इकट्ठा होकर इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया, ये बात ठीक है। लेकिन भारतवर्ष में इसका विचार हजारों साल पहले भी हुआ। अभी सिद्धू जी ने गुरबाणी का भी जिक्र किया, गुरु नानक देव जी ने कहा गुरु पवन गुरु पानी पिता धरती मत सहत। ये एक कोई मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए, कॉमन मैन के लिए सिंपल भाषा में भी अगर कहें कि क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं, क्या हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, क्या धरती के बिना हमें भोजन मिल सकता है। बहुत सिंपल बात है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, ना कोई बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत है। इसको भगवान इसीलिए मानते हैं कि हमें अगर सांस आने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कितनी देर तक हम जी सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, उसके बिना नहीं। तो हवा ही भगवान है, ऑक्सीजन ही भगवान है। दूसरा भगवान को किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है, पर हवा के बिना हम कैसे जिए। और अभी श्री हुडा जी AQI की बात कर रहे थे कि AQI कितना है, तो खतरनाक होता जा रहा है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, और पानी पीने के बिना भी जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पानी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है, और भोजन, अब वो कहते हैं क्या चीज़ खाएं, इसमें भी प्रदूषण है, इसमें भी प्रदूषण है, जो फसल भी उग रही है उसमें भी प्रदूषण है। समस्या सर्टेनली इट्स ए वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन 1972 में विश्व में क्या रियलाइजेशन हुई, आपने शुरू में श्री RK जैन जी ने बताया कि विश्व के जो एडवांस्ड कंट्रीज थे, इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे, उन्होंने इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और विश्व के अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। जो पिछले सैकड़ों साल में टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ा था, साइंटिस्ट ने देखा 1972 में कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, और अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो पृथ्वी पे जीवन मुश्किल हो जाए।
उन्होंने एक टारगेट रखा कि 2 डिग्री नहीं बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 डिग्री तक बढ़े, इस पर कंट्रोल कर लें। इसके लिए सभी पॉलिसीज बनी, बहुत से एक्ट्स बने, लेकिन साइंटिस्ट ने साथ के साथ इक्विपमेंट से मापना भी शुरू किया और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी बनाई, IIPC, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जो उसको माप रही है कि कितना बड़ा है। अब आज के दिन 50 साल में लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। जो 1.5 डिग्री बढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर हो जाएंगे, ये साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड है। उसमें से 1.1 डिग्री बढ़ गया है, तो उसके जो भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस है वो हो गए हैं आज के दिन, उनका हमें टैकल करना है। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन इतना फर्टाइल है कि हर प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, और खास करके लॉयर्स का ब्रेन। इसलिए आप जब इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो ये एक शायद बहुत बड़ा और पहला ऐसा इनिशिएटिव है कि इतने लॉयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और मैं आपको बताऊंगा कि साइंस से भी ज़्यादा लॉयर्स कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करता हूँ। 1992 में, 1988 में साइंटिस्ट की रिपोर्ट पर फिर 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस हुई और ये देखा गया कि सब पॉलिसी चेंजेस कोई खास उसका बेनिफिट अभी तक नहीं है। बहुत ज़्यादा बातों में मैं नहीं जा रहा हूँ। 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद हमारी बहुत सी पॉलिसी चेंजेस हुई। 1984 में गैस लीक से भोपाल में 4000 लोगों की मृत्यु हुई और 5.5 लाख लोगों की हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट हुई। और उस एरिया में अभी तक वो गैस लीक का इम्पैक्ट, गैस लीक ऐसा है और वायु प्रदूषण ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हवा आई, प्रदूषण हुआ और उसके बाद प्रदूषण खत्म हुआ, नहीं, प्रदूषण फिर भी वहाँ रह जाता है। अभी पिछले महीने में इंदौर गया, 2-3 चीजें मैं आपका समय ले रहा हूँ, पर 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल, जो आम आदमी को समझ में आ सकती है। उन्होंने बहुत सीरियस एफर्ट करके जो कूड़े का वहाँ पहाड़ था 13 लाख टन कूड़ा, उसको हटा दिया और सारे कूड़े का मैनेजमेंट वर्ल्ड में मोस्ट साइंटिफिक इंदौर में करना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, जो कूड़ा जैसा इकट्ठा होता है, डेली का कूड़ा, गीला कूड़ा सूखे कूड़े से अलग रखते हैं, 100% उसको इकट्ठा करते हैं, एक स्थान पर लाते हैं और उससे CNG बनाते हैं और CNG से सारे इंदौर की बसें चलती हैं। और CNG बनाने वाली कंपनी ने 150 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट किया है और लेकिन वो उससे प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कूड़ा एक वेस्ट नहीं है, बात एक मैनेजमेंट। इसी प्रकार से हमारा जो सीवेज जनरेट हो रहा है नए सिस्टम में, हमने काफ़ी वेस्टर्न सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है, उसमें बहुत सी कंफर्ट है लिविंग में। हमारी लाइफ थोड़ी हार्ड थी पुरानी जनरेशन की, अब की लाइफ थोड़ी सी कंफर्ट है। ये नहीं मैं कह रहा सुखी है, पर थोड़ी कंफर्टेबल जरूर। सीवेज जो जनरेट हमारा हो रहा है, हमने क्या किया, हमारे पास सुजलाम सुफलाम की जो आप MP जैन साहब बात कर रहे थे, वंदे मातरम है, ठीक है, सुजलाम सुफलाम इसलिए धरती हमेशा रही है, भारतवर्ष रहा है, क्योंकि विश्व में शायद इतना अच्छा एनवायरनमेंट किसी कंट्री में नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया में। नेचुरल तरीके से यहाँ सूरज भी निकलता है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, पहाड़ भी हैं, समुंदर भी हैं, हर प्रकार के यहाँ पर टेम्परेचर है, हर प्रकार के सीजन्स हैं और हर प्रकार के फल फ्रूट और पैदावार है। नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, जिसका पानी इतना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो सीवेज जनरेट होता है नेचुरल वे में, हमारे पहले उसके मैनेजमेंट के दूसरे माध्यम थे, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम्स बने वो पाइपों के साथ, बाथरूम के साथ सीवेज को जोड़ा, सीवेज पाइप्स में ले गए, लेकिन उसको जोड़ दिया नदियों के साथ या तालाबों के साथ, जोड़ों के साथ। जोड़ों को फिलअप करके प्लाट काटना, ये एक समस्या आपने बताई, और जोड़ों के अंदर या नदियों के अंदर सीवेज को डाल देना, वो गंगा में भी डाल रहे हैं हम, यमुना में भी डाल रहे हैं,
तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो पीने का प्योर पानी भगवान ने दिया है फ्री, चाहे वो ग्लेशियर से आ रहा है, चाहे वो एक्वीफर से आ रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट से आ रहा है, उस सारे के अंदर हम सीवेज मिला पीने के पानी। हमें कुछ नहीं करना है, पीने का पानी स्वच्छ है, यमुना स्वच्छ है। लोग कह रहे हैं यमुना को साफ करो, यमुना तो साफ है, हम उसमें सीवेज ना मिलाएं। इंडस्ट्री पोल्यूशन ये एक अलग चीज है, इंडस्ट्री को रोक सकते हैं, लेकिन सीवेज तो आम आदमी डाल रहा है, वो अनऑथराइज कॉलोनी है, भाई सभी कहते हैं भाई इसको ऑथराइज करो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बात ठीक है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और सीवेज की मैनेजमेंट क्या करो, सीवेज को यमुना में डाल दो। सीवेज को यमुना में डालने का जो नुकसान है वो इतना बड़ा है। अगर हम गंगा को खत्म कर दें, यमुना को खत्म कर दें, आप कितने भी जीडीपी जनरेट कर लें, कितना भी पैसा जनरेट कर लें, उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे जो कुदरत ने आपको दिया है। अभी एक इंसिडेंट सोशल मीडिया पे छपी थी चंडीगढ़ की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट में मैं आपको बता दूं, उससे कुछ बात भी समझ में आती है। कोरोना के दिनों में एक पेशेंट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में चले गए और उनको बड़ी ऑक्सीजन की जरूरत थी, लाइफ उनकी खतरे में थी। तो ऑक्सीजन उनको मिल गया नर्सिंग होम में और ठीक हो गए। तो नर्सिंग होम का जब उनको बिल दिया गया तो बिल की तरफ वो काफी देर देखते रहे। अच्छे पैसे वाले आदमी थे, ऐसा नहीं है कि बिल का उनको डर था कि बिल इतना हो जाए कैसे देंगे। तो वो मैनेजर नर्सिंग होम के आए, उनके जानकार थे कि कुछ बिल ज्यादा लग रहा है, कुछ कम करें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसे की चिंता नहीं है, मैं ये देख रहा हूं कि जो बिल का 90% है वो ऑक्सीजन का है, उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं पैसा आपको पूरा दे दूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज तक ऑक्सीजन में फ्री ले रहा था, कभी पैसा नहीं दिया। अब सूरज तो अपनी धूप सबको फ्री दे रहा है, ऑक्सीजन तो सबको फ्री मिल रही, पीने का पानी सबको फ्री मिल रहा है, पर इसको बचाएं कैसे, यानी जो इंसान से उसको कैसे बचाएं, इंसान से उसको खतरा है। वो इंसान को बेनिफिट देने के लिए सारी कुदरत है। आपको पानी, प्योर पानी जिसमें सब मिनरल्स हैं, हाई क्वालिटी वाटर, वो आपको फ्री आपके घर के आगे मिल रहा है, और हाई क्वालिटी ऑक्सीजन आपको फ्री मिल रही है बिना किसी बिल के, धूप मिल रही है, लेकिन हम उसको खतरे में हमने डाला हो। अब आज के दिन हुड्डा जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ा, उन्होंने प्राइवेट बिल भी लाया और आपने बताया कि एनजीटी में भी डील किया, वो भी मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। एयर क्वालिटी, जैसा आपने बताया, आर के जैन जी ने शुरू में बताया, 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सारे वर्ल्ड में रेजोल्यूशन पास किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए और सब कानून, सारा पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आनी चाहिए कि एयर क्वालिटी मेंटेन हो, वाटर क्वालिटी मेंटेन हो। तो 1981 में एयर एक्ट बना, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, एयर क्वालिटी का लेवल, उसके पैरामीटर डिक्लेयर किए गए, PM 2.5 इतना रहना चाहिए, PM 10 इतना होना चाहिए, नोक्स इतना होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इतनी होनी चाहिए, जो 5-6 पैरामीटर हैं एयर क्वालिटी के कंपोनेंट्स। और उसको मेजरमेंट के सेंसर हैं, उसके मेजरमेंट के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जो सर्वर से लगे हुए हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एयर क्वालिटी कितनी है और उसमें पॉलिसी चेंजेस ला। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एयर क्लीन एयर प्रोग्राम कैप, ये एक पॉलिसी इनिशिएटिव है, और उस पॉलिसी इनिशिएटिव में उन्होंने कहा कि हम हर जगह एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएंगे और सर्वर पर देखेंगे कि कितनी एयर क्वालिटी जा रही है। ये एक क्लीन एयर प्रोग्राम का एक पार्ट था। और दूसरा पार्ट ये था कि जहां एयर क्वालिटी 5 साल तक लगातार पैरामीटर एक्सीड होंगे, उसका एक टेक्निकल नाम दिया, उसको कहेंगे नैक, नॉन अटेनमेंट सिटी।
तो जब से ये प्रोग्राम बना है, इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे ग्राफ बढ़ रहा है। शुरू में 70 नॉन अटेनमेंट सिटीज थी, अब पिछले उसके बाद 112 हो गई, फिर 124 हो गई, अब 131 हो गई। हर साल उसमें बढ़ रही है, यानी 5 साल से ज़्यादा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट ना हो पाने के स्टेशन वो हैं। और वो जो बढ़ रही है उसका कारण ये है, आपने कहा एनजीटी ने कुछ डायरेक्शन दी, हमने कहा कि भाई आपने मॉनिटरिंग स्टेशन बड़े कम लगाए हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है। पूरे इंडिया में उन्होंने जितने लगाए थे वो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उससे भी कम थे। अगर पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं था, अब हमने कहा कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक लगाओ, तो वो नंबर सिटीज का बढ़ने लगा। अगर और ज़्यादा लगाएंगे तो नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारी पिक्चर अभी सामने नहीं आई। और क्लीन एयर प्रोग्राम में उन्होंने कहा 10 साल में हम इनमें 20% रिडक्शन कर देंगे। ये नहीं है कि एयर एक्ट का स्टैंडर्ड मीट हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि ये क्लीन एयर प्रोग्राम इटसेल्फ इज अगेंस्ट लॉ। भाई, क्योंकि आपने एयर क्वालिटी में अगर उस स्टैंडर्ड को एक्सीड करता है तो इट इज ए मिनिमम सेंटेंस पनिशेबल ऑफेंस। और आप कह रहे 10 साल तक वो चलता रहेगा, 20% नीचे लाएंगे, दैट मीन्स क्राइम विल कंटिन्यू। तो एनीवे, मैं उस लीगल सब्जेक्ट पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो शायद आप ये प्रोग्राम जो क्लीन एयर एक्ट प्राइवेट बिल लाना चाहते थे कि ये इसको पनिशेबल बनाइए, पर ये भी बात शायद सरकार की ठीक है कि किस किस को जेल में डालें, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसा डीसी साहब ने कहा, पार्टिसिपेशन सबकी चाहिए। यानी पोल्यूशन कॉज करने में सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, सरकार एक मैनेजमेंट करती है, सरकार एक लीडरशिप प्रोवाइड करती है, कानून एक संकल्प है कि क्या होना चाहिए, वो एक दिशा है। लेकिन जब तक सभी उस संकल्प में शामिल नहीं होंगे तो उसकी इन्फोर्समेंट कभी नहीं हो सकती। क्योंकि डंडे की भी एक लिमिट है, डंडा चलाकर कितना आप क्रिमिनल लॉ से आप कितना सुधार ला सकते हो। आप तो लॉयर्स होकर आप सब समझते हैं, अभी चाहे 498A की बात करें, कुछ बने। कानून आवश्यक है, लेकिन कानून के साथ साथ साइमल्टेनियसली चेंज ऑफ माइंडसेट टू एक्सेप्ट दैट डायरेक्शन, वो पब्लिक एजुकेशन से उसमें रोल सीनियर जो लीडर्स हैं, हुडा साहब ऐसे, और जो बार एसोसिएशन जो ओपिनियन मेकर, सिद्धू साहब ने कहा ठीक है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं लोगों का माइंडसेट भी उस तरीके से बनाएं। जैन साहब ने कहा AC 26 पे चलाओ, 18 पे मत चलाओ। अब वो बच्चों को 18 पे गर्मी लगती है, वो 26 पे चलाते हैं। अब लोगों का एक लाइफ स्टाइल, लोगों का एक रहना, उसमें कंफर्ट भी रहनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कितनी रह पाएगी ये आपको देखना है। क्या आपकी कंफर्ट दूसरे को डिस्कम्फर्ट दे रही है? आप 18 डिग्री पे चला रहे हो तो बाहर का एनवायरनमेंट और गर्म हो रहा है। भारतवर्ष जो जाना जाता है, महात्मा गांधी ने जो कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने। क्या बात। या हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं सभी सुखी हो, सिर्फ मैं अकेला सुखी हो जाऊं या मेरी ग्रीड पूरी हो जाए, सबकी नीड पूरी हो जाए, मेरी ग्रीड पूरी हो जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी नीड पूरी हो जाए ये आवश्यक है। तो ये जो गीता का यहाँ पर उपदेश इस धरती पे दिया गया, ये जो महाभारत की धरती है जहाँ बहुत बड़ा युद्ध, हम 2 युद्धों की बात करते हैं, World War I, World War II, एंड परहैप्स दैट वाज ए टाइप ऑफ वर्ल्ड वार। लेकिन एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आप देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में और जो आज World War I और World War II है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ धर्म स्थापित करने, अधर्म के खिलाफ, फॉर एस्टैब्लिशिंग राइट वैल्यूज। महिला का सम्मान होना चाहिए। अगर द्रौपदी की तरफ आपने गलत दिशा से देखा, आपको उसने जुए में हार दिया, तो अधर्म की एक सीमा होगी। और इस धरती ने ही सारी दुनिया को एक धर्म का रास्ता दिया। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम में आप अगर एंटर करें, लिखा है यतो धर्मा ततो जया, लिखा है, और वो महाभारत से लिया गया है। और क्यों लिया गया है? जब दुर्योधन अपनी मदर के पास, गंधारी के पास जाते हैं, गंधारी एक बड़ी पावरफुल एक शक्ति थी,
उसकी मदर भी थी दुर्योधन की, लेकिन एक धर्म पर चलने वाली एक महिला भी थी। और दुर्योधन ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं विजयी हो जाऊं। तो वो भी एक थोड़ी सी एक डायलेमा में आ गई कि क्या इसको आशीर्वाद दे, मेरा बेटा तो है, मेरा बेटा जीतना चाहिए, तो हर मां चाहती है, लेकिन क्या वो एट द कॉस्ट ऑफ राइटियसनेस, क्या वो धर्म के उपेक्षा करके भी जीत जाए? उसकी अपनी कॉन्शियस से उसने पूछा और उसने बड़ा इंटेलिजेंटली आंसर किया। उसने कहा यतो धर्म ततो जय, जीत धर्म की होगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिसमें जितेंद्र हुड्डा जी के ग्रैंडफादर भी थे, जो फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने इसका एम्बलम को चुना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज महाभारत की, रामायण की, भारतवर्ष की, उन वैल्यूज को लिया जिसके बेस पर ही सारी दुनिया में न्याय हो सकता है। कोई भी न्याय व्यवस्था, हमारे जो संस्कार हैं, जो इस पृथ्वी पे बच्चे बच्चे को माँ के से मिल जाती है, हम सब ने वो प्राप्त किए हैं। उसमें सब जूरिस्प्रूडेंस है, कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो एक मोमेंट्री चेंजेस लॉ में होती है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म का आधार है संस्कार, और वो हमारी धरती पे भारतवर्ष में और खास करके यहाँ जो महाभारत का जो स्थान है, ये हमने प्राप्त किया है। और ये जो गंभीर समस्या है, मैं सिर्फ एक दो चीज बेसिक बताना चाहता हूँ। जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, सब इंटरकनेक्टेड हैं। फॉरेस्ट है, ये एक अपने आप में सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, 3 सब्जेक्ट हैं उसमें। सबका रिश्ता है, लेकिन सब विषय अलग अलग भी हैं। जैसे वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हुई, उससे क्लाइमेट चेंज में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? इंडिया का 4%, अमेरिका का 75%। ये बात सही है हिस्टोरिकली, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रदूषण करें। हमारे कितने लाखों लोग मर रहे हैं। और हुड्डा जी ने जैसे बताया, इन्होंने मेमोरियल लेक्चर बताया कि 4.5 years ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन विल बी रिड्यूस्ड। ये भी शायद कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और भी ज्यादा होगी। आपने कहा भाई घर में जब छोटा बच्चा हुआ तो ये सोचने लगे कि इसको एयर क्वालिटी कैसी मिलनी चाहिए, पर कोई एयर क्वालिटी किसी किसी के लिए अलग अलग तो बनी नहीं है। एयर क्वालिटी सबके लिए बराबर है, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भगवान की तरफ से। वो एयर क्वालिटी जो घर से निकलेगा, और घर के अंदर बम कितनी देर रहेगी? आजकल वार्निंग आती है, घर के अंदर से बाहर मत निकलो, क्योंकि एयर क्वालिटी बाहर निकलने में बड़ा खतरा है। यानी अपने घर में से आप घर से बाहर नहीं निकल सके, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या वेल्थ जनरेशन जो हम कर रहे हैं, सिर्फ हम वेल्थ जनरेशन, हम साइलोज में, जैसे आपने कहा साइलोज में रह रहे हैं, जिसी का आपने कहा, हम क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या दिशा है, हमारे जीवन के लिए क्या हमारे हित में है। आपने कहा कि हम अपने हित की बात कर लें, पुण्य साहब ने कहा अपने हित की बात कर लें, अपनी आने वाली पीढ़ियों की बात कर लें। हम सारे पानी को अगर प्रदूषित कर दें, अगर हम जोड़ों को कवर करके उन पर दुकानें बना दें, तो माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन कैसे हो? माइक्रो क्लाइमेट इज मेंटेन बाय पोन्स। बड़े हमारे पूर्वजों ने सोच समझकर एक मास्टर प्लान, रूरल मास्टर प्लान बनाई। हर गांव की आप देखेंगे पुरानी जो मास्टर प्लान बनाई, उसमें बहुत ही सीरियस थिंकिंग हुई। लेकिन उस सब को सोचकर जो मॉडर्न आर्किटेक्ट आ रहे हैं, उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, थ्योरेटिकल पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली सबके लिए क्या उपयोगी होगा? क्या जरूरी है सबको दिल्ली में ही बसाना है? उसकी कैरिंग कैपेसिटी तो देख लो। अब हमें कुछ, अभी आपने जोशीमठ की बात की, हमारे सामने शिमला में मामला आया था, और साइंटिस्ट ने कहा कि अगर यहाँ थोड़ी भी कंस्ट्रक्शन और होगी तो शिमला कोलैप्स हो जाएगा। तो हमने एक
बहुत ड्रास्टिक ऑर्डर पास कर दिया, नो कंस्ट्रक्शन इन कोर एरिया ऑफ शिमला। इसका बड़ी हाहाकार मच गई। गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए दोबारा कानून बनाया, वो दोबारा हमने सेटिस्फाइड कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने एप्लीकेशन दी, साहब मेरे ऑफिस में लोग मिलने आते हैं, एक कमरा बनाने दीजिए, वो भी हमने रिजेक्ट कर दी। चीफ जस्टिस ने एप्लीकेशन दी कि हाई कोर्ट में एक कमरा बनाना, रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा नो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फिर सारा बर्बाद हो जाएगा। अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो प्लानिंग, सीरियस प्लानिंग में कमी है, पर वो बातें बड़ी हैं और समय भी लिमिटेड है। मैं उन सब बातों पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि चैलेंजेस कोस्टल एरिया में भी हैं, चैलेंजेस हिल एरिया में भी हैं, चैलेंजेस डिफॉरेस्टेशन की है, चैलेंजेस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की भी हैं, और उसमें सीरियस माइंडसेट चेंज ये लाना है, और ये संभव है, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट पीपल। हमारे ऊपर बड़े बड़े संस्कार हमारे पूर्वजों के हैं। हम अगर इस बात को समझ लेंगे कि इसका नुकसान क्या हो जाने वाला है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। उस चेंज के व्हीकल, बिगेस्ट व्हीकल कैन बी द बार्स। देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन। इस कंट्री में जो चेंज लाया गया है वो बार एसोसिएशन द्वारा, लॉयर्स के माध्यम से लाया गया, क्योंकि लॉयर्स आर वेल इक्विप्ड इन लॉ, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे नो, दे हैव पावर टू एनालाइज। और लोगों के अपने अपने थिंकिंग हो सकती है, अपने अपने अनुसार थिंकिंग हो सकती है, लेकिन लॉयर का थॉट प्रोसेस चलता ही है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। उसकी थिंकिंग इस तक लिमिटेड है, उसकी कोई और ना पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, ना रिलीजियस कंसिडरेशन है, ना कुछ और है। जैसे डॉक्टर को ये है प्रॉब्लम क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। लॉयर की थिंकिंग इनहेरेंटली ये है कि प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करना है। तो लॉयर को बात मिनटों में समझ आएगी। साइंटिस्ट अपनी साइंस थोड़ी लगाएगा, पर लॉयर एकदम से समझ लेगा सोल्यूशन क्या है। पब्लिक का माइंड बदलना है और पब्लिक का माइंड बदल सकते हैं लॉयर्स। अब छोटी सी बात मैं एक और करना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझे पूछा भी है, और आज शायद क्वेश्चन आंसर के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आईपीसी 1860 में बनी, उसमें सेक्शन 268 आईपीसी है। आज एसएसपी साहब से बात कर रहा, कोई केस रजिस्टर होता है 268 आईपीसी में। वाटर पोल्यूशन का प्रोविजन 1860 से कोई केस रजिस्टर नहीं होता है। 133 सीआरपीसी में एसडीएम को, डीसी साहब को बड़ी ड्रास्टिक पावर पोल्यूशन कंट्रोल करने में। अब लोग कहते हैं भाई एनजीटी एक्ट बन गया पूरे इंडिया में, अब कोई रेमेडी नहीं रही। ये ठीक है कि हमने कहा भाई एनजीटी में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दीजिए, कोर्ट फीस नहीं दे सकते तो उसका वेवर मांग लीजिए, दे सकते हो तो भारत सरकार में, भारत कोष में 1000 रुपया ऑनलाइन जमा करके उसकी रसीद साथ लगा दीजिए। फिजिकली आपको आने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी फाइल करने की जरूरत नहीं है, प्रिंटिंग चार्जेस भी ऑनलाइन जमा कर दीजिए। अगर आप अपीयर होना चाहें तो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके ऑनलाइन अपीयर हो जाइए, कहीं से भी, पूरी कंट्री से। ये हमने फैसिलिटेट करने का एनजीटी में एक जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने उसको जोड़ा, और सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन सर्टेनली एनजीटी एक्ट में बाहर हो गई, जिसके कारण आम आदमी को, हर लॉयर को भी हर जगह ये रेमेडी एनवायरनमेंट की वायलेशंस के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आप ये रेमेडी ले सकते हैं। और अगर सिविल कोर्ट की बात हुई है, क्रिमिनल लॉ की बात नहीं है, 133 सीआरपीसी इज इंटैक्ट, दैट यू कैन इन्वोक। मैं लॉयर्स के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, आपको कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, 133 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दे दीजिए, ये मैं फ्री लीगल एडवाइस आपको दे रहा हूँ। सेक्शन 268 आईपीसी का आप पर्चा दर्ज करा दीजिए, वो मेंटेनेबल। और हमने कई ऑर्डर्स में भी ऐसा कहा है। और पीपल के, नीम के, बेर के जो ट्रेडिशनल, जो पुरानी प्रजातियाँ वो खत्म होती जा रही हैं, यानी पशु पक्षी भी खत्म हो रहे हैं, पेड़ भी खत्म हो रहे हैं, जो जिनमें बड़ी मेडिसिनल वैल्यू थी। और मैं जो आपको इंदौर की बात बीच में रह गई थी, उन्होंने सारा कूड़े का ढेर हटाकर उसमें डेंस फॉरेस्ट लगा दिया, यानी इतना डेंस फॉरेस्ट के बिल्कुल अंधेरा है, फॉरेस्ट पूरा ग्रो भी हो गया।
लेकिन फिर भी उसमें बदबू है। उनको हटाए हुए 4-5 साल हो गए और डेंस फॉरेस्ट लगाने के बाद भी फिर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से पूछकर उनको बताया कि आप खुशबूदार यहाँ पर पेड़ लगाइए जिससे ये बदबू खत्म हो। तो अब ये प्रॉब्लम्स हैं और आपने बिल्कुल सही कहा है कि छोटी छोटी बातें अगर हम अपने घर में कर लें, अगर हम अपने स्कूलों के मैं डीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या हम स्कूलों में, बच्चों के स्कूल में 5वीं तक तो शायद बच्चा ज़्यादा छोटा होता है, 6वीं से जो क्लासेस होती हैं उनमें अगर हम ये एजुकेशनल प्रोग्राम हफ्ते में एक दिन प्रेयर के टाइम 15 मिनट का रखें, जिसमें कोई बच्चा ही कोई चीज़ प्रेजेंट कर दे या आप एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है और इस विषय पे लोग बड़े पैशनेटली यानी सेक्रीफाइस करके आप जिसको बुलाओगे वो आएगा, अपने खर्चे पे आएगा, टाइम की भी बात नहीं, वो आकर आपको बता दें। और छोटी छोटी चीज़ें करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंदौर में उन्होंने इतना ही किया है कि गीले कूड़े से सूखे कूड़े को मिक्स नहीं करना और इकट्ठा करके ले जाना, उसके बाद उसका बहुत बड़ा पैसा उनको वसूल हो। और सीवेज का यही किया है कि सीवेज को इकट्ठा गांव के बाहर कर दीजिए एक पॉन्ड में और फिल्ट्रेशन से दूसरे तीसरे चौथे पॉन्ड में लेकर फिर अगर आप उसको एग्रीकल्चर से जोड़ दें तो फर्टिलिटी बढ़ेगी और केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ पर ईयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। वो 2.25 लाख करोड़ आपका पूरे इंडिया में बच सकता है और प्रपोर्शनेटली। और इंदौर के कमिश्नर ने मुझे कहा कि अचानक ही हमारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा हो गया, यूएनओ से जमा हो गया, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट इमेज से देखा कि इसमें मैथेन गैस जो एटमॉस्फेयर में जा रही थी, जो क्लाइमेट चेंज में ऐड कर रही, वो बंद हो गई क्योंकि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस का कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, छोटे स्तर पर हो सकती हैं। जितना छोटा स्तर है उतना ही इम्पोर्टेंट है। जगह जगह घर घर के अंदर, आपने सही कहा, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनता, घर घर के अंदर इस बारे में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि समस्या गंभीर है उसका समाधान वो भी हमारे हाथ में है, ये पॉसिबल है। थैंक यू। जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी